जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से डेली डोज संख्या 346 में। आज तारीख है 12 सितंबर 2020 और इससे रिलेटेड जो भी करंट के प्रश्न जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में बन सकते हैं वो हम लेकर आपके साथ उपस्थित हैं। आज का पहला सवाल है, विश्व के टॉप 10 अमीरों की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान कौन सा है? उत्तर है 5वां। एक बात आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मुकेश अंबानी का नाम टॉप 10 की लिस्ट में 9वें स्थान पे था, फिर 7वें स्थान पे था और अभी कितने पे आ गया? 5वें पे। तो हालांकि अब से आने वाले एग्जाम्स में एग्जैक्ट तो रैंकिंग नहीं पूछेगी, लेकिन टॉप 10, टॉप 20 ये जरूर पूछ सकता है। तो आप इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि भारत के एकमात्र व्यक्ति मुकेश अंबानी जो कि वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पीपल की श्रेणी में या लिस्ट में हैं, ठीक है। और ऐसा आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि ये अपने रिलायंस के डिजिटल भागीदारी जो जियो है उसका हिस्सा बेचने की वजह से इनकी रैंकिंग में ऑटोमेटिक सुधार आए थे, जिसमें इन्होंने फेसबुक को, गूगल को अपना हिस्सेदारी बेचा था। और उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद भी होगा कि 7.7% और 9.3% अपनी हिस्सेदारी इन्होंने एक गूगल को बेची थी और एक फेसबुक को बेची थी, ठीक है। हालांकि अगर आपको नहीं पता है तो आप पीछे के डेली डोज में जाएं और वहाँ से इस चीज़ को देख लें। इसके लिए सबसे बेहतर माध्यम होगा कि आप पहले टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ, वहाँ से PDF निकालें, उसे पढ़ें और जहाँ दिक्कत हो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से सर्च करके देख लीजिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 2 की तरफ। किसने अपने अंतरिक्ष यान का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा है? उत्तर है नॉर्थरोप ग्रूमैन ने। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि सबसे पहले कल्पना चावला है कौन, ठीक। तो कल्पना चावला भारतीय मूल की अंतरिक्ष विज्ञानी है जिन्होंने 1988 में नासा ज्वाइन किया था। नासा आपको पता होगा कि जैसे भारत का इसरो स्पेस सेंटर है उसी तरीके से नासा भी कहाँ की है? अमेरिका की, ठीक। और आप मुझे नासा का फुल फॉर्म बताएंगे। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि इन्होंने यानी कल्पना चावला ने 19 नवंबर 1997 को पहला अंतरिक्ष मिशन शुरू किया था और 2003 में ये अपना मिशन पूरा करके वापस लौट रही थी। और इसी समय जो इनका अंतरिक्ष यान था, और अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? कोलंबिया स्पेस शटल। क्या नाम था? कोलंबिया स्पेस शटल। वही दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। अब आइए बात करते हैं हम लोग इस नॉर्थरोप ग्रूमैन की। तो ध्यान देंगे आप कि 19 सितंबर 2020 को लॉन्च होने वाले सिग्नल्स स्पेस क्राफ्ट को, ध्यान दें किसको? सिग्नल्स स्पेस क्राफ्ट को एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन कॉरपोरेशन ने कल्पना चावला का नाम दिया है, ठीक है। तो नॉर्थरोप ग्रूमैन कॉरपोरेशन है जिसने किसका नाम दिया है? कल्पना चावला का। किसको? तो जो सिग्नल्स एयरक्राफ्ट है, ठीक, उसको। और नॉर्थरोप ग्रूमैन क्या है? तो ये एक एरोस्पेस कंपनी है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। एक बात और भी यहां से ध्यान देंगे कि ये जो स्पेस एयरक्राफ्ट है ये एक अलग तरह का एयरक्राफ्ट है जिसका मुख्य काम रिफ्यूलिंग होगा। अब रिफ्यूलिंग का मतलब क्या है? कि किसी भी चीज में ईंधन भरने का काम करेगा, ठीक है। और यह अंतरिक्षयान नासा से लॉन्च किया जाएगा। कहां से? नासा से लॉन्च करा जाएगा। तो आप ये जरूर याद रखेंगे कि जो नॉर्थरोप ग्रूमैन कॉरपोरेशन ने सिग्नल्स स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करेगा वो कहां से करेगा? नासा से करेगा। तो इतनी जानकारी आपके लिए इस प्रश्न से महत्वपूर्ण है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। राष्ट्रपति ने किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन नियुक्त किया है? उत्तर है परेश रावल। अब आपको इतना तो ध्यान होगा कि परेश रावल हिंदी मूवीज के एक्टर कहें या फिर कॉमेडियन कहें, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं परेश रावल को 2014 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है। एक बात और भी ध्यान देंगे कि परेश रावल ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत 1985 से करी थी, ठीक है। और एक बात यहां से और भी ध्यान देंगे जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से संबंधित है कि यह दुनिया की सबसे अग्रणी थिएटर प्रशिक्षण संस्थान में से एक है। कौन? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। जबकि भारत का यह एकमात्र संस्थान है। कौन? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। विश्व का सबसे महंगा इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2020 किससे मिला है? उत्तर है अनुराधा रॉय को। किससे मिला है? अनुराधा रॉय को, ठीक है। और नीचे ही मैंने एक प्रश्न और भी आपको दिया है कि ऑल द लाइव्स
वी नेवर लिव पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये है अनुराधा रॉय। और अनुराधा रॉय ने कुल अब तक ऐसे 4 नॉवेल लिखे हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि अनुराधा रॉय एक नॉवेलिस्ट हैं। ठीक है, अब इनके चारों नॉवेल कौन कौन से हैं ये हम जरूर एक बार ध्यान दे लें। तो इनका पहला नॉवेल जो 2008 में निकला वो था एन एटलस ऑफ इम्पॉसिबल लॉन्गिंग। कौन? एन एटलस ऑफ इम्पॉसिबल लॉन्गिंग। दूसरा था द फोल्डेड अर्थ जो कि 2011 में प्रकाशित हुआ। और तीसरा स्लीपिंग ऑन जुपिटर जो 2015 में लॉन्च हुआ। और अभी जो जिसका मैं बात कर रहा हूं, किसका? ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड, ये 2018 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो इसका भी नाम आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। भारत और किस देश ने सेनाओं के बीच आपूर्ति एवं सेवा हेतु समझौता किया है? ठीक, तो भारत और जापान की सेना ने आपसी समझौता करिए। अब ध्यान देंगे कौन कौन सी सेना, क्योंकि भारत में तो आर्मी भी है, नेवी भी है और एयर सेना भी है। ठीक है, यानी वायु सेना भी है। तो उसी तरीके से किस सेना ने जापान के साथ ये समझौता करा है? तो ध्यान देंगे आप कि भारतीय सशस्त्र सेना और जापान की आत्मरक्षा बल के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के बारे में दोनों देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि इस हस्ताक्षर पर भारत की तरफ से जो रक्षा सचिव हैं कौन? डॉक्टर अजय कुमार। कौन? डॉक्टर अजय कुमार। और जापान के राजदूत कौन है? श्री सुजुकी सातोशी। कौन? श्री सुजुकी सातोशी। इन दोनों ने इस पे हस्ताक्षर किए। भारत की तरफ से रक्षा सचिव कौन? डॉक्टर अजय कुमार। और जापान के राजदूत श्री सुजुकी सातोशी ने इस पर हस्ताक्षर किया। एक बात और भी ध्यान देंगे कि इससे फायदा क्या होगा? तो इससे फायदा यह होगा कि ये जो समझौता है इससे भारत और जापान की सशस्त्र सेना के बीच अंतर संचालन बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। हाल ही में किस अभिनेत्री को सीआरपीएफ की Y+ सुरक्षा प्रदान की गई है? उत्तर है कंगना रनौत। और अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज़ देख रहे होंगे तो न्यूज़ चैनल का काम ही यही एक टॉपिक चलाना, जिसमें कि कंगना रनौत जो है वो एक अभिनेत्री हैं और वो अपनी विवादों की वजह से कहें या फिर अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको अपने यहाँ आने से रोका था और वो इसी वजह से अपनी Y+ सुरक्षा लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और पहुंची थी महाराष्ट्र अभी हाल ही के दिनों में। तो आपसे इतना नहीं, हाँ ये प्रश्न सिर्फ बन सकता है कि किसे सीआरपीएफ की Y+ सुरक्षा प्रदान की गई है जो अभिनेत्री हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका कंगना रनौत। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 5 स्टार गांव के नाम से एक योजना किसने शुरू की है? ध्यान देंगे 5 स्टार गांव के नाम से योजना जो शुरू करा है वो किया है भारतीय डाक विभाग ने। किसने? भारतीय डाक विभाग। और सबसे पहला क्वेश्चन कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब ये 5 स्टार गांव योजना का मतलब क्या है? तो ध्यान देंगे कि इसके तहत केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, ग्राम, तो उन योजनाओं को वन शॉप, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजों का एक ही जगह सॉल्यूशन, ठीक उसी तरीके से भारतीय डाक विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्र के लिए 5 स्टार गांव स्कीम शुरू की है। इसके तहत गांव तक नहीं पहुंचने वाली सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कौन करेगा? भारतीय डाक विभाग। एक बात और भी ध्यान देंगे कि पोस्ट ऑफिस की सभी ग्रामीण ब्रांच गांव के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा। जैसे ये पांचों जो योजनाएं हैं उनको एक ही जगह अब आप प्राप्त कर सकते हैं। कहां पे? जो आपका नजदीकी पोस्ट ऑफिस है वहां से। जैसे कौन कौन सा, और इस 5 स्टार योजना में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? तो सबसे पहला सेविंग अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। दूसरा सुकन्या समृद्धि योजना, आप जाकर के डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस से इसका लाभ ले सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंकिंग सेविंग अकाउंट, ठीक है। अगला पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जैसे LIC है उसी तरह से है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। अगला प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा या फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना खाता, आप अब क्या कर सकते हैं? आसानी से पोस्ट ऑफिस से जाकर के खोल सकते हैं, ठीक है। और ऐसा करने का शुरुआत, यानी कि जैसे किसी भी प्रोजेक्ट का एक पायलट प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, पहले उसको एक छोटी जगह पे करके देखा जाता है और वो सक्सेस होता है तो ऑल ओवर, जो अगर नेशन है तो नेशन और इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल लेवल पे करने का काम किया जाता है। तो अभी इसकी शुरुआत
इंडियन गवर्नमेंट ने अर्थात भारतीय सरकार ने कहां पे शुरू करी है? महाराष्ट्र में। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे की क्षमता कितनी है? तो अभी तक जो सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा बना है वो है 3200 मेगापिक्सल का, ठीक है। तो आप इससे ध्यान रखेंगे कि 3200 मेगापिक्सल। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 की तरफ। बिहार में किस एनएच पर स्थित मुंगेर, भागलपुर, तिरुपति, कहलगांव मार्ग को कंक्रीट युक्त बनाने की स्वीकृति दी गई? और इस प्रश्न को आप रट डालिएगा क्योंकि आने वाले बिहार के एग्जाम्स के लिए पक्का ये एक क्वेश्चन बनेगा। तो ये है नेशनल हाईवे 80। जो नेशनल हाईवे 80 है यानी NH 80 है, उसी को क्या किया गया? मुंगेर, भागलपुर, तिरुपति, कहलगांव मार्ग को कंक्रीट करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहां स्थापित किया जाएगा? तो सबसे बड़े डिजिटल कैमरा की क्षमता कितनी है? 3200 मेगापिक्सल। और कहां स्थापित किया जाएगा? तो रूबिन ऑब्जर्वेटरी चिली में। कहां पे? रूबिन ऑब्जर्वेटरी जो कहां है? चिली में ये जगह है और वहीं पर इसे स्थापित किया जाएगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 5 स्टार गांव को एक योजना का आरंभ किस राज्य से होगा? मैंने अभी अभी आपको बताया कि 5 स्टार गांव का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो भारतीय डाक चला रही है और उसका शुरुआत कहां से होगा? महाराष्ट्र से। इसमें देखिए होगा क्या, जो मैंने पांचों योजनाएं अभी आपको बताया, ठीक। तो इसमें से अगर आप 3 का लाभ लेते हैं तो 3 स्टार में आएंगे, 4 का लाभ लेते हैं तो 4 स्टार में आएंगे और अगर पांचों का लाभ लेते हैं तो आप 5 स्टार की श्रेणी में आएंगे। हालांकि ये पांचों योजनाएं आप सिर्फ और सिर्फ अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से ही प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इन पांचों योजनाओं को हर एक ग्रामीण तक पहुंचाने के लिए ही भारत की सरकार ने भारतीय डाक विभाग के साथ ऐसा करने का शुरुआत करा है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। ऑपरेशन ग्रीन की टॉप टू टोटल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तर है जम्मू कश्मीर। अब ध्यान देंगे आपकी केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में फलों, सब्जियों एवं ध्यान देंगे एक बार फिर से, ये केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जो फल या सब्जी है उसका मूल्य जो है वो स्थिर है यानी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस न हो, उसके लिए ऑपरेशन ग्रीन्स के टॉप टोटल योजना का विस्तार किया है। इसमें विशेष जो बल दिया गया वो फल सब्जी को उगाने वाले किसानों को सहयोग करने का उद्देश्य रखा गया, ठीक है। क्योंकि अगर हम इनको सहयोग करते हैं और एक अच्छा भंडारण देते हैं तो जो सब्जी और फलों के मूल्य में जो फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, सही भंडारण नहीं मिलने के कारण वो चीज़ों का समाधान हो सकेगा और इसी के लिए ऐसा करा गया है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। खुले में शौच मुक्त प्लस प्लस से प्रमाणित शहर कौन सा है? उत्तर है चंडीगढ़, ठीक है। अब ध्यान देंगे ऐसे में होगा क्या कि ODF प्लस प्लस का मतलब क्या है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ODF का फुल फॉर्म पता होगा, अगर पता है तो आप मुझे कमेंट में लिखें, ठीक है। अब ODF प्लस प्लस का मतलब क्या है? जैसे सिर्फ ODF का मतलब यह था कि खुले से शौच मुक्त करना, ठीक है। और अब देखिए बात कर रहे हैं हम ODF प्लस प्लस की, तो इसके तहत जो भी मल युक्त कीचड़ है, ठीक है, उसको उचित उपचार करना, ठीक, और उसका प्रबंधन करना एवं सबसे बड़ा चीज ये है कि इसमें मल कीचड़ संग्रहण, परिवहन, उपचार का निपटान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अपशिष्ट जो मल हैं उनको नालियों के द्वारा बहाया जाता है, नहीं। इसमें क्या है कि जो आपके अपशिष्ट मल हैं उनको वहीं पे रिसाइकिल करके या फिर एक नए फॉर्म में तैयार कर दिया जाएगा, ठीक है। इसको एक जगह से दूसरी जगह नालियों के माध्यम से भी नहीं बहाया जाएगा और वैसे जगहों को ODF प्लस प्लस में शामिल किया जाएगा, ठीक है। और वैसे में कौन सा शहर आया है सामने? चंडीगढ़ है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? उत्तर है अनिल जैन। अब ध्यान देंगे आप कि अखिल भारतीय टेनिस संघ स्थापना कब हुई थी? 1920 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? RK खन्ना टेनिस स्टेडियम दिल्ली। कहाँ पे? RK खन्ना टेनिस स्टेडियम दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन नियुक्त हुए? तो अनिल जैन। और ये किसका जगह लेंगे? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो प्रवीण महाजन की जगह पे अनिल जैन को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अखिल भारतीय टेनिस संघ का। इसके एक महासचिव भी बने और इन दोनों का नाम आपको ध्यान देना होगा। जो अनिल जैन हैं वो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जबकि जो अनिल धूपर हैं वो
महासचिव नियुक्त किए गए हैं और अनिल धूपर जो हैं वो हिरणमय चटर्जी की जगह पे नियुक्त करे गए हैं। किसकी जगह पे? हिरणमय चटर्जी की जगह पे। और अखिल भारतीय टेनिस संघ के अभी वर्तमान में कोषाध्यक्ष कौन है? रोहित राजपाल। कौन है? रोहित राजपाल। तो इतनी जानकारी आपको अखिल भारतीय टेनिस संघ से प्राप्त होता है। आप अनिल जैन जो अध्यक्ष बने हैं और अनिल धूपर जो महासचिव बने, इनके नाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है कर्नाटक। अब ध्यान देंगे कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने एकीकृत एम्बुलेंस सेवा के तहत रोगियों को हवाई जहाज से आपातकालीन स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आरामदायक और तनाव मुक्त परिवहन प्रदान करने का कार्य शुरू करा है। ठीक है, और यही है देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा, जिसको किसने शुरू करा है? कर्नाटक की सरकार ने शुरू करा है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? उत्तर है आरएफ नरीमन को। किसको? आरएफ नरीमन को। और आप यहां पे आरएफ नरीमन का नाम सिर्फ ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। महिलाओं के लिए भारत का पहला वन स्टॉप फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? उत्तर है निसारी महेश। किसने? निसारी महेश। और ये कहां से? कोलकाता से। ठीक है, तो निसारी महेश का संबंध कोलकाता से। और इन्होंने क्या करा है? तो इन्होंने महिलाओं के लिए भारत का पहला वन स्टॉप फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 19 के तरफ। प्रश्न है चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश है जो अपने पहले अटेम्प्ट में मंगल पे पहुंचा था। ठीक है, और अभी हम लोग 2 चंद्रयान मिशन लॉन्च कर चुके हैं और तीसरे चंद्रयान को लॉन्च करने की बात करी जा रही है, जिसका लक्ष्य कब का रखा गया? 2021 में। यानी कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च करा जाएगा? 2021 में। आज का सवाल है आपके लिए, एरिना किस खेल परिसर का नाम है? जैसे पिच हो गया क्रिकेट का, ठीक, तो उसी तरीके से एरिना किस खेल परिसर का नाम है? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। पिछले रोज हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? बहुत सारे लोगों ने जवाब बहुत शानदार तरीके से दिया था कि कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। अब ध्यान देंगे कि जैसे राज्यसभा है, ठीक है, तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने सालों का होता है? 6 साल का। उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 9 वर्ष के लिए ये 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता जिस तरीके से हमारे राज्यसभा में क्या होता है कि हर 2 साल बाद 1/3 नए सदस्य आते हैं और 1/3 पुराने सदस्य निकाल दिए जाते हैं। ठीक उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी, ठीक, हर 3 साल में 5 नए न्यायाधीश चुने जाते हैं और जो पीछे के 5 पुराने न्यायाधीश हैं वो हटा दिए जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक, उसी तरीके से ये भी न्यायालय है और यहाँ भी वही प्रक्रिया होती है कि हर 3 साल पे क्या होगा, 5 न्यायाधीश निकाल दिए जाएंगे और 5 नए चुन लिए जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1946 में। कब? अप्रैल 1946 में। तो इतनी जानकारी आपको आज के डेली डोज से प्राप्त हुआ है। और आज शाम से आपके लिए हम हिस्ट्री में जो 1707 से, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डिक्लाइन ऑफ मुगल के पीरियड से लेकर के, अर्थात मुगलों का पतन और मॉडर्न इंडिया का शुरुआत जो 1707 से धीरे धीरे शुरू हो जाता है, तो हम आज शाम से आपके लिए वो वीडियोस भी लेकर के डेली एक वीडियो करके हम आपके साथ लेकर के आएंगे, ताकि आने वाले 10, 15, 20 दिनों में आपका पूर्ण रूप से जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हिस्ट्री के सेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग एक दूसरे के लिए बने रहेंगे। फिर मिलेंगे अगली डेली डोज में, तब तक जय हिंद, बाय बाय।